दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बाप की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसको सुनकर हर वो आँख रो पड़े जो वाकई में अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सुमैया महमूद एक आम सी घरेलू औरत हूँ। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद ऊपर तले के 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी न था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी, लेकिन तीनों बेटियों में बस डेढ़ डेढ़ साल का ही फ़र्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर, कम सैलरी, ना कोई नौकर चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेली से घर के कामकाज संभालने नहीं संभलते थे। महमूद भी अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लेकिन उनके बाबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा ये समय बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वह अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजरता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर आते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे, और रात को खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मादे होते कि लेटने ते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थक्का देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की सफाई, खानदानी। यह दिन मुझ पर बड़ी कठिन गुजर रहा था। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर में ले आए और मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा ऊपर मसला हल हो गया। आज से यह नौकर तुम्हारा सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। तुम इनसे जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा, बस शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बास के घर नौकर है। वह लोग कुछ महीने के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँ। जो कामकाज देंगे। देखने में वह सब अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे, नज़रें झुकाए खड़े थे। सादे से कुर्ते पजामे में चेहरे पर सफ़ेद रेशम दाढ़ी। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। या बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकता है, लेकिन महमूद के पास का हुक्म था, इसलिए हम टाल नहीं सकते थे। वह सुबह 8 बजे घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस अपने घर चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से यह ज़रूर हुआ था कि बच्चे उनके साथ बहल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वह मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते थे और कहने लगते कि बिटिया मुझे चाय बनानी आती है और सब्ज़ी भी अच्छी काट लेता हूँ, कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने, कंधे पर रुमाल तैयार, वह गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते। वह मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम करते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत सी हो गई थी। बाज़ार की चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजे के बाद वो चले जाते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊँ। जब मैं कहती हाँ जाओ, तो कहते मुझे 10 रुपये दे दे। पैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज़ 10 रुपये उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख ले, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे बेटा सिर्फ 10 लूँगा। मैंने बहुत कहा मैं अपनी खुशी से 100 दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी यह बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में जब मैं
खाना बना रही होती तो वह बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। मैं अब उनकी मौजूदगी में भी किचन में काम करने लगी थी। वह मुझसे बच्चों के बारे में बात कर लेते थे, कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे हिचकिचाहट सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनसे नज़रें चुरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस मैं खामोशी से किचन के बाहर निकल आई। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी कि उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछूं। बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा, किस्से सुनाने लगे, उनके बच्चों का जिक्र करने लगे। बिटिया क्या बताऊं, असलम साहब आदत से के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असलम साहब के बच्चे अगर कभी चिढ़ जाएं तो ही बदतमीजी कर जाते हैं, वरना तो ठीक से बात करते हैं। बड़े मियाँ असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वह भी बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस लिए फिर कहने लगे, मिजाज की तेज़ है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हम में तो बस काम से मतलब है। वह लापरवाही दिखाने लगे। बड़े मियाँ असलम साहब आपको तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वह कुछ पल के लिए मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया। मैं ज़रा बच्चों को देख लूं, या कह कर के वह किचन से बाहर निकल आए। एक बार वह बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोबन पर थीं, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर को चढ़ा ली। आटा गूँथ रही थी जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी। गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से जला हो। बड़े मियाँ, यह कैसे जला था? वो ये सुनकर हड़बड़ा से गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे की और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक घटा सी छाई हुई थी। न जाने क्यों मुझे उन पर कुछ शक सा होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम से कर लिया करो, कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, वो जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वह अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वह, जैसे तुम महमूद मियाँ को रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जुग जुग जियो, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ, आपको बड़ी अम्मी से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वह इंतज़ार में रहती होंगी। मेरी बात पर एक उलझन सी उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतज़ार में ही होती है। मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फ़िक्रमंदी से खड़ी रहती है। घर आ जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं। पोते पोतियाँ आकर गले लग जाते हैं, हाथ चूमते हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाते हैं। बहू आकर सर पर प्यार करती है, पानी का गिलास पेश करती है, कहती है, अब्बा मियाँ खाना गर्म है, कहें तो लगा दूँ। लेकिन एक तुम होगी कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती हो। मुझे उसे रोज़ इनकार करते हुए शर्म आती है। वह मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, जैसे कोई बेटी से लाड में कहता हो, रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम थके मादे आते हो, फिर मेरे पैर दबाने क्यों बैठ जाते हो? अरे मैं भी दिन भर करता हूँ क्या? महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन कहता है, अब्बा मियाँ, जब तक आपकी सेवा न कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैं उनकी बातें सुनकर कहीं खो सी गई थी और सोचने लगी कि बड़ी अच्छी नेक औलाद है जो माँ बाप की इतनी सेवा करती है। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे न बता ले उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती कि मेरी आँख लग जाती है। यह कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ, उम्र गुजर गई जमीला, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है।
फिर वह बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी साफ़ करने लगे, जो शायद उनकी हंसने से आंखों में भर आई थी। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो बड़ी अम्मी आपसे करती हैं। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वह तो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखने लगे। तुम बिल्कुल जमीला की तरह बात करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। वह मुस्कुराते हुए बोले, आप नौकरी क्यों करते हैं बड़े मियाँ? मेरे सवाल पर वह फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आते तो कई घंटे अपने घर वालों के किस्से हमें सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते थे। अब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने महमूद से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उसका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं तो बड़े मियाँ के घर वालों को खर्च में मुश्किल होती होगी। आप जो आसानी से दे सकते हैं उन्हें दे दिया करें। मेरी बात सुनकर महमूद ने जवाब दिया, वाह, क्या लगता है सुमैया, मैंने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन वह ले तब ना, हर बार इनकार कर देते हैं। कहते हैं बेटा सुमैया बेटी दे देती है, वही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। महमूद की बात सुनकर इस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी ज़रूर कि 10 के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज़ मैंने बड़े मियाँ को 10 का नोट देते हुए पूछ ही लिया, 10 के नोट से उन्हें क्या मिल जाता है। इस बार वह खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर जाना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। मैं और महमूद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिर मकान के सामने हम बड़े मियाँ खड़े थे, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और महमूद ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ मिट्टी का ढेर थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जिसकी मिट्टी गिरी थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था। वीरानी का राज था। बड़े मियाँ की चारपाई भी उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। वह करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। जमीला देखो तो कौन आया है। अरे तुम्हें बताया तो था कि बिटिया आने की जिद कर रही है। बहाने बहाने से तुम सबका पूछती थी, इसलिए इस बार साथ ले आए हूँ। मेरे कदम तो यह सब देखकर वो वहीं थम गए थे। महमूद की हालत भी मुझसे कुछ अलग न थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलट कर हमें देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना। तुम पूछती हो कि मैं 10 रुपये क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ, बावर्ची खाने में होगी, वह मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है कि अब्बा मियाँ आते ही होंगे, भूख लगी होगी। यह कहकर वह मेरे पास आए, मेरा हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने में ले गए, जहाँ की हालत भी बाकी घर की जैसी थी। खाली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वह भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके थे, इसलिए ही बड़े मियाँ तन्हाई का शिकार हैं। उसी से बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वह मुझे और महमूद को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर महमूद और मेरे होश उड़ गए। खौफ की नज़र से हमने बड़े मियाँ को देखा था। तस्वीर में बड़े मियाँ और अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21-22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19-20 साल की होगी। महमूद की आंखें फैली हुई थीं। ये तो असलम सर हैं। महमूद ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुँह से यह सुनकर अब मैं सुन्न सी होकर रह गई थी। मैंने आज तक महमूद के बास को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ आप असलम
सर के बाबा हैं? महमूद की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वह फूट फूट कर रोने लगे थे। महमूद ने आगे बढ़कर उन्हें अपने साथ लगा लिया। अब वह महमूद के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें यह सब देखकर पत्थर सी हो गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, मैं तो आज तक यह नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद पर नींद चैन सब हराम कर लिया था। शुरू से मैं रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये तनख्वाह के मिलते थे। उससे मेरे घर अच्छा चल रहा था। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे तक की थी। असलम छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन घर में मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार करती या मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर, माँ के दिल की बातें और शिकवे सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे की हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम की पैदाइश के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो शिक्षा से अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके जूठे खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने बाप की चारपाई संभाली और कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी न हुई। हमारे शाहबाल खूबसूरत जवानी, असलम की परवरिश और ख्वाहिस्तान के सामने सामान इकट्ठा करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए थे। मैंने अपने सेट पर रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वह भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजार दी थी। बस रोज़ के 10 रुपये की सैलरी पर बाकी वह अपने घर का बचा खाना या जूठे कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला ने वक्त गुजारा था। रफ़ी साहब की एक ही बेटी थी, गुलनाज इकलौती थी, इसलिए घमंडी और बदतमीज़ भी थी। मुझे तो नौकर कहकर ही बुलाती थी। लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यही तक रहती तो तकलीफ़ ना होती। असलम की अच्छी सैलरी लग गई थी। मैंने सोचा अब हम दोनों बुढ़े बुढ़ियों के दिन भी बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। जो वक्त जवानी में बीवी को न दे पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सोच तो यही थी कि जैसे ही सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की है, बहू भी वैसे ही हमारी सेवा करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा, मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजार दिए थे। एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा तो मैं हैरान सा रह गया। कहाँ असलम और कहाँ गुलनाज। असलम खूबसूरत था और मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में गुजर गई थी, अब उन्हें असलम की गुलामी चाहिए थी। गुलनाज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी गुलनाज से शादी पर वह डटा रहा। बहरहाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलनाज चंद दिन ही हमारे घर की जीनत बनी, फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वह कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशत पर मिट्टी पर डालकर असलम की ख्वाहिश को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या यह दिन देखने के लिए मैंने कहा वह हमारा फ़र्ज़ था। वह रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वह बीमार रहने लगी थी और असलम पहले पहले तो हफ्तों में एक बार शक्ल दिखा जाता था। घर के खर्चों के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना बहुत कम हो गया था। मैंने जब देखा कि बेटा अब खर्चा भी नहीं देता तो किसी और घर में नौकरी कर ली। जमीला की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजर चुकी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार की नज़र हो गया था। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती।
और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में ले गया। मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैं जमीला को कहीं नहीं जाने दिया और यहीं इसी आंगन की कच्ची ज़मीन में मैंने जमीला को दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजार लेता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। गुल ने तो कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारती है। असलम अब भी उसके एहसानों के हाथों तले दबा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कहता। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर निकले हैं, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले थी। अब मैं भी वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क यह है कि अब रफ़ी साहब के बजाय 10 नौकरी के गुल से बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 घड़ी मुझे देने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि वो शर्म के मारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर ही पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी नौकरी करते ही गुजर गई है। फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब जमीला को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका, लेकिन फिर भी उसके पास बैठता हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीबी ने आंसू बहाते हुए सुनी थी। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। यह कैसा जुल्म था और कैसी अंधेरी नगरी है। इतने बड़े घर में नौकरी की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, यह कहानी कोई नई नहीं है, बहुत से घरों में यही हो रहा है। क्या माँ बाप के साथ औलाद ऐसे ही जालिमों की तरह सलूक करती है? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।